पिछले लेक्चर में हमने किया था जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी तो उन कंट्रीज़ का जो एक्सचेंज रेट था वो कैसे डिटरमाइन होता था और उस एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस आती थी वो कैसे आती थी। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। सेकेंड है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। थर्ड जो है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो इसको हम डीपली पढ़ते हैं भी जो है जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसे आती है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी इन रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ कंट्रीज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। फ्लक्चुएशंस इन रेट ऑफ एक्सचेंज 1 pound is equal to $5 fluctuating up to $4.8 and rising up to $5.2 only। ये क्या कहता है, जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो स्टेबल होता है। जैसे भी क्योंकि जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है कंट्रीज़ के बीच में वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिटरमाइन होता है। तो अगर वो फ्लैक्चुएट करता है तो वो फ्लैक्चुएट विद इन लिमिट्स करता है। वो मतलब एक्सचेंज रेट गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता और गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा भी। मतलब गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट एंड गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट के बीच में ही फ्लैक्चुएट करेगा, इससे ना तो ऊपर जाएगा ना इससे कम होगा। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था भी हमने जो मिंट पैरिटी रेट निकाला था वो कितना था। उस एग्जांपल में अमेरिका एंड इंग्लैंड में 1 pound इज इक्वल टू $5। ये क्या था, मिंट पैरिटी रेट था। तो उसमें हमने गोल्ड जो थी गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट पढ़ा था, हमने कितना पढ़ा था $5.2 और इसी तरह से जो गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट था $4.8 था। तो जो एक्सचेंज रेट जो है वेरी करेगा इंग्लैंड एंड अमेरिका के बीच में, तो वो इन दोनों लिमिट्स के बीच में वेरी कर सकता है। 5.2 से ऊपर नहीं जाएगा, 4.8 से नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर वो फ्लैक्चुएट करेगा तो इन दोनों लिमिट्स के अंदर ही करेगा, इससे ना तो ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। तो इस तरह से जो कंट्रीज होती हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पर उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। इसके बाद सेकंड जो एडवांटेजेस है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या कहता है, देखो गोल्ड स्टैंडर्ड पर जब कंट्रीज होती हैं तो एक्सचेंज रेट स्टेबल होता है। एक्सचेंज रेट स्टेबल होने से ये क्या कहता है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होती है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे प्रमोट होती है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर जो इंपोर्टर्स हैं उनको पता है भी एक्सचेंज रेट स्टेबल है। इंपोर्टर्स को अगर पेमेंट करनी है तो इतनी करनी है, अगर ज़्यादा इंपोर्ट हो जाएंगे तो गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट के बाद वो किस में पेमेंट करना शुरू कर देंगे, गोल्ड में पेमेंट करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से जो है सर्टेनिटी बनी रहती है जब कंट्रीज क्या होती हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जब सर्टेनिटी बनी रहेगी तो इससे क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट होती है। इसके बाद थर्ड जो एडवांटेजेस है वो क्या कहता है, जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्रीज का वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अब ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट होता है हम देखते हैं। ये ले ली हमने अमेरिका कंट्री, दूसरा हमने ले लिया इंग्लैंड। मान लो ये अमेरिका और जो इंग्लैंड है ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो मान लो क्या होता है भी जो अमेरिका है उसके जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब अमेरिका का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट चला जाता है। अमेरिका के इंपोर्ट ज़्यादा हो गए तो अब अमेरिका ने क्या करना है, पाउंड में पेमेंट करनी है। तो अमेरिका क्या करेगा, गोल्ड में भी पेमेंट कर सकता है क्योंकि कंट्रीज क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड पर। तो अमेरिका क्या करेगा, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट के बाद जो है गोल्ड में पेमेंट करना शुरू करेगा। तो अब अमेरिका जब गोल्ड में पेमेंट शुरू करेगा तो क्या होगा, इंग्लैंड के पास गोल्ड ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा। अब इंग्लैंड के पास गोल्ड आ गया तो ये रूल आपने पढ़ा था भी, जितना गोल्ड होता है उतनी ही करेंसी जो है इशू करनी होती है जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं। तो अब इंग्लैंड के पास जब गोल्ड आ गया तो इंग्लैंड क्या करेगा, करेंसी जो है नई इशू करेगा जितना गोल्ड इंग्लैंड के पास आएगा। तो जब इंग्लैंड नई करेंसी इशू करेगा गोल्ड के अनुसार तो क्या होगा, जो करेंसी की जो सप्लाई है वो इंग्लैंड में बढ़ेगी। करेंसी की जब सप्लाई बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंग्लैंड के अंदर बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंग्लैंड के लोगों को मिलेगी और इससे क्या होगी, उनकी जो इनकम होगी वो हाई होगी। हाई इनकम होने से क्या होगा, जो डिमांड बढ़ेगी, जो डिमांड होगी वो प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ेगी और इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो हाई हो जाएंगे। तो जब प्रोडक्ट के प्राइजेस हाई हो जाएंगे तो अब क्या होगा, इंग्लैंड का जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा और इंग्लैंड के जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो इंग्लैंड वाले क्या करेंगे, जिन कंट्रीज में जो प्रोडक्ट सस्ता है वो वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और इंग्लैंड के जो खुद के एक्सपोर्ट हैं वो महंगे हो जाएंगे और इंग्लैंड से कोई भी इंपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इंग्लैंड के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, इंपोर्ट
एक्सपोर्ट्स जो है कम हो जाएंगे और इम्पोर्ट जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब इंग्लैंड क्या करेगा, उन इम्पोर्ट्स की जो है पेमेंट करेगा। पेमेंट किस में करेगा, वो मतलब गोल्ड में करेगा। फिर क्या होगा, जो गोल्ड होगा वो किसके पास जाएगा, अमेरिका के पास जाएगा। तो गोल्ड अमेरिका के पास जाएगा तो फिर इस तरह से अमेरिका क्या करेगा, करेंसी की सप्लाई बढ़ाएगा। इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगी तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्राइसेस हैं वो हाई चले जाएंगे। फिर वो जो अमेरिका के जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सर्कल है वो चलता रहता है जब तक जो है दोनों कंट्रीज़ का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस नहीं हो जाता। तो लॉन्ग रन के अंदर जो है जब कंट्रीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो यही 3 बेनिफिट थे जब कंट्रीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं। एक तो जो है भी मतलब जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। दूसरा क्या है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होने से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट होती है। तीसरा जो है कंट्रीज़ का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं जब कंट्रीज़ के हैं गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं। फर्स्ट है, गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैव टू फॉलो ए पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग बट कॉन्ट्रैक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन विद द पब्लिक। ये क्या कहता है, गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिनके पास जो है गोल्ड मतलब काफ़ी क्वांटिटी में होता है वो क्या करती हैं, पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग को अडॉप्ट करती हैं। मतलब भी गोल्ड को लेती तो रहती हैं, गोल्ड मतलब उनके पास आता रहता है, बट कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं। वो क्या कहती हैं, गोल्ड को ले लेती हैं बट जितना गोल्ड उनके पास आ जाता है उतने गोल्ड के मुकाबले वो नई करेंसी इशू नहीं करती, बल्कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड पर रूल क्या है, जितना गोल्ड रिजर्व होगा उतनी करेंसी इशू करनी होगी। तो ये क्या कहता है, गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या करती हैं, दूसरी कंट्री से गोल्ड ले तो लेती हैं बट जो गोल्ड आया है उस गोल्ड के मुकाबले जो है नई करेंसी इशू नहीं करती। जिससे क्या होता है, क्योंकि उन कंट्रीज़ को ये होता है भी अगर नई करेंसी इशू कर दी तो जो है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो इस वजह से एक्सपोर्ट कम होने की वजह से जो कंट्रीज़ क्या करती हैं, गोल्ड को ले तो लेती हैं बट उसके मुकाबले जो मनी की सप्लाई है वो नहीं बढ़ाती। इसी तरह से जैसे अमेरिका ने किया, अमेरिका का एग्जाम्पल दिए रखा है। अमेरिका ने क्या किया था, जो अमेरिका जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो उस दौरान क्या था, जो अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने मतलब काफ़ी प्रोग्रेस की थी और काफ़ी सारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका ने किसको किया था, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को किया था। तो अमेरिका ने जब एक्सपोर्ट वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को किया तो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने पेमेंट अमेरिका को की थी गोल्ड में। तो इस तरह से अमेरिका के पास जो गोल्ड का रिजर्व था वो बढ़ गया था, बट अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व के मुकाबले जो नई करेंसी थी वो इशू नहीं की थी, क्योंकि अमेरिका को ये था भी मतलब अगर नई करेंसी इशू कर दी तो जो इकोनॉमी के अंदर अमेरिका के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा और जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया भी मतलब जो अमेरिका क्या किया था, पॉलिसी जो थी ब्रिंगिंग बट कॉन्ट्रैक्शन की जो पॉलिसी उसको तो अडॉप्ट किया था। इसके बाद सेकंड जो है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स इन वन कंट्री आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू ऑल अदर कंट्री। ये क्या कहता है, एक कंट्री के अंदर अगर इन्फ्लेशन आ गया तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हमने पिछले मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट में पढ़ा भी, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन कैसे आया, क्योंकि उसके पास जो मनी की सप्लाई थी वो उसने बढ़ा दी थी और उसके अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम हो गए थे, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गए थे। तो अमेरिका क्या करेगा, अब इंपोर्ट ज़्यादा हो गए तो वो किसमें पेमेंट का, इंपोर्ट की पेमेंट करेगा। इंपोर्ट की पेमेंट करेगा तो गोल्ड बाहर जाएगा। तो इस तरह से अमेरिका की जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स थे वो किसको ट्रांसफ़र हो गए, इंग्लैंड को। इस तरह से क्या कहता है, जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर होती हैं तो कंट्रीज़ की जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी और ट्रेंड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। थर्ड डिसएडवांटेजेस क्या कहता है, गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देन द प्राइस स्टेबिलिटी। ये क्या कहता है भी, गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी तो पॉसिबल है, एक्सचेंज रेट तो स्टेबल हो जाता है अगर फ्लैक्चुएट करता है तो विद इन गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट एंड गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट ही करता है। बट जो प्राइस स्टेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो मतलब सॉल्व नहीं होती। अगर एक कंट्री के अंदर मतलब डिफ्लेशन है तो दूसरी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आता ही आता है, जिस कंट्री के अंदर जो है मनी सप्लाई बढ़ती है। तो ये क्या कहता है भी, दोनों जो पर्पस हैं, जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड जो प्राइस स्टेबिलिटी, वो दोनों एक साथ गोल्ड स्टैंडर्ड में पॉसिबल नहीं है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी पॉसिबल है तो प्राइस स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दोनों जो पर्पस हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी, एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, गोल्ड लाइज आइडल विद सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज। जैसे आपने पढ़ा था जो गोल्ड मतलब
गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड था। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में क्या था भी, जो कंट्रीज थी वो क्या करती थी, जितना गोल्ड रिजर्व होता था भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या करती थी, वो करेंसी इशू करती थी। मतलब जितना गोल्ड रिजर्व होता था उतनी करेंसी इशू करती थी। तो इससे क्या होता था, जितना गोल्ड जो था सेंट्रल बैंक के पास आइडल पड़ा रहता था, तो इसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो पाता था। तो इस तरह से ये भी बड़ी मेन प्रॉब्लम थी गोल्ड स्टैंडर्ड की। लास्ट है लेजिस फेयर पॉलिसी भी। जब कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी तो वो लेजिस फेयर पॉलिसी को अडॉप्ट करती थी। मतलब इसमें क्या होता था, कंट्री की गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती थी। बट ये क्या कहते हैं, आज के टाइम में गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़रूरी है, उसके बिना जो है कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो उस टाइम पर जब कंट्रीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी, तब जैसे जो कंट्रीज़ थी, जो बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी जो लेजिस फेयर पॉलिसी थी वो अडॉप्ट की हुई थी। तो आज के टाइम में ये क्या कहते हैं, लेजिस फेयर जो पॉलिसी है वो नहीं चल सकती, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस का होना ज़रूरी है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे गोल्ड स्टैंडर्ड के, जैसे मतलब कंट्रीज़ जिनके पास गोल्ड होता था वो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट करती थी, मतलब मनी की सप्लाई नहीं बढ़ाती थी गोल्ड के मुकाबले। इसी तरह से कंट्रीज़ के जो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स होते थे वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र हो जाते थे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी तो थी, बट साथ साथ जो प्राइस स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं हुई। इसी तरह से सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड आइडल पड़ा रहता था, और जो कंट्रीज़ थी उनके द्वारा लेजिस फेयर वाली पॉलिसी जो थी अडॉप्ट की जाती थी। इसके बाद है बाय गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स। ये क्या कहता है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो था वो कोलैप्स क्यों कर गया, मतलब वो लेफ्ट क्यों कर दिया कंट्रीज़ ने। तो 3 कारण हैं। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1940 में, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, कंट्रीज़ ने जो था गोल्ड स्टैंडर्ड के जो रूल्स थे उनको फॉलो करना छोड़ दिया था। तो इससे क्या हुआ था, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल जो ट्रेड थी वो अफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि जो कंट्रीज़ की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी वो भी चेंज हो गई थी। इस वजह से जो था गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज़ ने फॉलो नहीं किया। इसके अलावा युद्ध शुरू होने की वजह से जो एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग थी वो भी कंट्रीज़ ने की। तो जब उतना गोल्ड रिजर्व था नहीं उनके पास, और उन्होंने क्या किया, उससे ज़्यादा जो थी करेंसी प्रिंट कर दी, जो नेसेसरी जो एक्सपेंडिचर थे उनको मीट करने के लिए। तो जब गोल्ड स्टैंडर्ड का रूट फॉलो नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो लेफ्ट कर दिया कंट्रीज ने। इसी तरह से बिल्डिंग अप ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड, जैसे अमेरिका जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने काफ़ी ग्रोथ की थी। तो अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया था, बेस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनको एक्सपोर्ट किया था, और अमेरिका को क्या मिला था, वो मतलब पेमेंट जो मिली थी गोल्ड में मिली थी। तो इसने क्या किया था, अमेरिका ने मतलब गोल्ड का स्टॉक मतलब होल्ड करना शुरू कर दिया था, और जो करेंसी की जो सप्लाई थी वो इकोनॉमी में अमेरिका ने नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि अमेरिका को ये था भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी कंट्रीज़ ने क्या किया था, स्टॉक को होल्ड, जो गोल्ड का स्टॉक था उसको होल्ड करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से क्या हुआ था भी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड के जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं हुए। इसी वजह से जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का, वो होगा इंटर वॉर पीरियड एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, गोल्ड स्टैंडर्ड के क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, एंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो क्यों कोलैप्स कर गया।